गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रत्नगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा तीसरा अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व है वो चल रहा है। हमने इजराइल की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। इनके अंतर को हमने देखा था। आज हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे अध्ययन करने से पहले जो सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसको हम एक बार पुनः देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली की जीत प्रणाली, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, ये हमारे इसके तहत हमारे पूरे देश को, भारत को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों या लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे हम चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, प्रमुख जिला कहते हैं। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को पूरा, एक भौगोलिक इकाई को पूरा निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र ही गिना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली में हर निर्वाचन क्षेत्र से, यानी कि भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसका मतलब ये है कि भारत से लोकसभा से 543 प्रतिनिधियों का वो चुनाव है वो होता है। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से भी कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। जो संसदीय प्रणाली है, जिसमें जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली में जो मतदाता है वो प्रत्याशी को वोट देता है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता पार्टी को वोट देता है। सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में या तो कम या ज़्यादा सीटें हैं वो विधायिका में मिल जाती है। तो पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से कम या अधिक सीटें हैं वो विधायिका में मिल जाती है। जबकि हर पार्टी को प्राप्त मत में विधायिका में सीटें हैं वो समानुपातिक प्रणाली में क्या कहते हैं, जिसमें पार्टी को जितना वोट मिलता है उस वोट के हिसाब से विधायिका में उसे उतने स्थान है वो मिल जाती हैं। संसदीय प्रणाली में जो सबसे आगे जीत प्रणाली है जिसे हम कहते हैं, उसमें जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसे वोटों का बहुमत मिले या 50% से अबव वोट मिले या 50% से एक वोट ज़्यादा मिले। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में विजयी उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसे वोटों का बहुमत मिले, वोटों का पूरा मत मिले। 50%, एटलीस्ट 50% है वो मत मिलने ही चाहिए। संसदीय प्रणाली के या जो सबसे आगे उसी जीत प्रणाली के उदाहरण है यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से ग्रहण किया है, और भारत। तो यूनाइटेड किंगडम और भारत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके उदाहरण हैं वो इजराइल और नीदरलैंड है। तो इजराइल और नीदरलैंड है जहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। आज हम देखेंगे कि राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कैसे अपनाई गई है। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में राज्यसभा के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्ष नहीं होती। इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के चुने हुए एमएलए है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक अभी उत्तर प्रदेश में परसों ही राज्यसभा के लिए 10 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें 8 सीटें हैं। आपने देखा होगा कल या परसों में, जिसमें 8 सीटें हैं वो बीजेपी को, 1 सीट है वो समाजवादी पार्टी को और 1 सीट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा के चुनाव में
देखने को मिलता है। तो राज्यसभा के चुनाव इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहती हैं। तो भारत में राज्यसभा के चुनाव है उसका देखने को मिलता है, इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक राज्य है उसे राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा, जैसे राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। तो राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, जो राज्य में विधानसभा है जिसे हम एमएलए कहते हैं, तो एमएलए के द्वारा ही इनमें चुनाव है वो वोट दिया जाता है। इसे राज्य में विधायक ही मतदाता होते हैं, इसमें विधायक ही उनमें वोट डालते हैं। तो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिसे हम एमएलए कहते हैं, वो ही इसमें मतदाता होते हैं, वो ही इसमें वोट देते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को, मतदाता क्या करते हैं, इसमें चुनाव में खड़े हुए सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देते हैं, और जिस पार्टी को विधानसभा में ज़्यादा सीटें मिलती है वो अपने राज्यसभा के लिए ज़्यादा सदस्य भेज सकती हैं। जीतने के लिए सभी प्रत्याशियों को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है, एक निश्चित मत प्राप्त करने पड़ते हैं, निश्चित विधायकों के मत उसे लेने ही पड़ते हैं, जो निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर होते हैं। जैसे कि कुल मतदान कितने का हुआ, विजयी उम्मीदवार कितने हैं, +1 कोष्टक के बाहर +1, कुल मतदान विजयी उम्मीदवार कितने हैं, +1 कोष्टक के बाहर +1। अब हम राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे, जैसे कि राजस्थान में क्या है बेटा, उदाहरण के लिए यदि राजस्थान में आपको पता है राजस्थान में कुल एमएलए कितने हैं, 200 है, 200 है। तो राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है, राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को उसे चुनना है। तो विजय उम्मीदवार को 200, टोटल एमएलए की संख्या कितनी है, 200, यानी कुल वोटर, कुल कितने वोट हैं, 200। उम्मीदवार कितने खड़े हैं, 4, +1 सूत्र में ही है और +1 सूत्र में है। तो 200 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 40, +1 का मतलब है 41, यानी विजय होने वाले उम्मीदवार को कम से कम 41 वोट या 41 एमएलए के वोट की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गया क्या? उदाहरण के लिए राजस्थान में 200 विधायक आपको पता है और राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का निर्वाचन कर रहे हैं, तो 200 में 4 का भाग दो, 4 + 1 का भाग दो, यानी 5 हो गया। तो 200 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 40 और +1 और है, तो इसका मतलब 41 वोटों की। तो प्रत्येक राज्यसभा के सदस्य को यदि राजस्थान से निर्वाचित होना है तो उसे 41 विधायकों के मत की आवश्यकता होगी, वोट की आवश्यकता होगी। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवार को प्राप्त, तब मतगणना होती है तो उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशी की वांछित संख्या वोटों का कोटा प्राप्त नहीं करती तो पुनः मतगणना होती है। यदि उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता में सबसे कम वोट मिले हो, उसे मतदान या मतगणना प्रक्रिया से उसे अलग कर दिया जाता है, उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने से प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह अपने मत है वो ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि किसी भी उम्मीदवार को वांछित संख्या के बराबर प्रत्याशियों की विजय घोषित नहीं कर दिया जाता। इतना आपको क्लिष्ट है वो समझने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है। जैसे राजस्थान में आपको पता है कि मान लो यदि 4 सीटें राज्यसभा की खाली हो गई तो 4 सीटों के लिए निर्वाचन होना है तो 200 विधायक राजस्थान में, उनमें 4 + 1 यानी 5 का भाग जाएगा, टोटल आएंगे 40, 40 में 1 जोड़ दिया जाए तो 41 वोट की जरूरत पड़ेगी राज्यसभा के लिए सदस्य को निर्वाचित करने के लिए, ठीक है ना। तो
मतगणना जब होती है तो उम्मीदवार की प्रथम वरीयता को गिना जाता है। प्रथम वरीयता के वोट की गणना के बाद यदि प्रत्याशी को इच्छित संख्या में वोट नहीं मिलते तो पुनः मतगणना होती है और जिसको सबसे कम वरीयता मिलती है, जिससे सबसे कम वोट मिलते हैं उसके प्रथम वरीयता से उसको हटा दिया जाता है। अन्य प्रत्याशियों को उसके वोट है वो स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया जब तक होती है जब तक कि प्रत्याशी विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता। तो जैसा आपको पता है भारत में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, भारत में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा तो आपने समझ में आ गया कि ये चुनाव प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, किसी भी सामान्य व्यक्ति की जल्दी से समझ में नहीं आती, आपको भी समझ में नहीं आई होगी। तो इसके लिए कुल मतदाता बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और कोष्टक के बाहर +1, इतना ही आपको फार्मूला याद रखना है। मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला जल्दी याद रह जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो अनुमान लगाना कठिन। यदि आपको ऊपर बॉक्स में राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा तो आपने समझ में आ गया कि यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, काफ़ी कठिन है, जो किसी छोटे देश में लागू तो हो सकती है लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये लागू नहीं हो सकती। इसलिए सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता और इसकी लोकप्रियता का कारण है कि उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव के ज्ञान नहीं है वो इस पूरी प्रक्रिया को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली है वो बहुत ही सरल है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत घोषित कर दी जाती है, सर्वाधिक वोट वाले की जीत है वो मानी जाती है। तो सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था है उसकी सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। जो सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव की ज्ञान नहीं है, जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है, जिन्हें राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है, इस पूरी व्यवस्था को समझना उनके लिए बहुत ही सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के सामने स्पष्ट विकल्प होते हैं कि उसे किस व्यक्ति को वोट देना, किस पार्टी को वोट देना। जैसे कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी और दल को केवल स्वीकृति प्रदान करनी होती है, यस या नो, जो उसका व्यक्ति का नाम है और उसका जो चुनाव चिन्ह है उसके आगे जो बीप की जो मशीन है उस मशीन में जो बटन है उसको दबाना होता है। राजनीति की वास्तविकता का ध्यान में रखते हुए मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है, किसी दल को भी दे सकता है। वो चाहे तो किसी प्रत्याशी को चुन सकता है, किसी दल को भी चुन सकता है, चाहे इन दोनों में से मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में नहीं बल्कि उम्मीदवारों के चयन को स्पष्ट करती है। अन्य चुनावी व्यवस्था में खासतौर पर समानुपातिक व्यवस्था जो जल्दी से समझ में नहीं आती, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतदाताओं को किसी एक दल के चुनने का विकल्प देती है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन है वो पार्टी के द्वारा पहले ही कर लिया जाता है, वरीयता सूची का आधार होता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला उसके प्रति उत्तरदायी कोई भी एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट पाने वाले में निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जिसे वोट डालते हैं वो उस अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका प्रतिनिधि कौन है उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा अमुक MP ये है, इस अमुक व्यक्ति को हमने चुना है, तो उस चुने हुए व्यक्ति की या चुने हुए MLA या MP की अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी हो जाती है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए जो हमारे देश में जो संविधान निर्माता थे वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव है वो संसदीय व्यवस्था में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कार्यपालिका को विधायिका से बहुमत प्राप्त हो। तो हम देखते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुत मिलने की बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएगी। सर्वाधिक मत से जीत वाले प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधन को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती है। जैसे आपको मैंने बताया था ना मैंने आपको, जिसके तहत जैसे कि 1984 के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 48% वोट मिले,
लेकिन वोट तो 48% मिले, लेकिन सीटें बोनस में उसको 415 मिल गई। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती है। अतः इस प्रणाली में स्थायी सरकार बनाने का रास्ता है वो संसदीय प्रणाली में सही, सबसे सही है, सबसे प्रभावी है। तो यह सीटें क्या करती है, तो ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात में अधिक प्राप्त होती है। यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अंत में हम कह सकते हैं सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक विशिष्ट राष्ट्रवादी पार्टी बनाने के लिए प्रेरित करेगी। संभवतः ये हमारे संविधान बनाने के वाले के दिमाग में रही होगी। इसलिए हमारे देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर प्रत्याशियों का चयन नहीं होता, बल्कि संसदीय प्रणाली के आधार पर प्रत्याशी या उम्मीदवार है वो चुनाव जीतते हैं, जिसके तहत जिस पार्टी को सबसे आगे जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली संसदीय प्रणाली के तहत, जिसके तहत पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। 543 MP चुने जाते हैं लोकसभा के लिए और ये अपने लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पूरे देश को एक इकाई माना जाता है, जबकि संसदीय प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र को एक इकाई माना जाता है और देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो भारत जैसे विविधता वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाने के लिए मजबूर कर देगी। यह हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात रही होगी, इसलिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बजाय उन्होंने संसदीय प्रणाली को चुनना बेहतर समझा, हमारे देश के लिए चुनना बेहतर समझा। जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को हमने अपनाया है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी, जिसको सीटें मिलेगी जैसा, तो उसी को सरकार बनाने का अधिकार होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मत प्रतिशत कम मिलते हैं लेकिन सीटें ज़्यादा मिलती है, जैसा कि 1984 के चुनाव में 48% वोट पर भी 415 सीटें को कांग्रेस जीतने में सफल रही। तो कई बार वोटों के अनुपात के हिसाब से उसे कई सीटें बोनस में मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि 2000 इसी प्रकार देखा कि हमने यहाँ पर एक तमिलनाडु का उदाहरण है। यहाँ पर 234 सीटें हैं, 232 पर चुनाव हुए। AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसको 40.77% वोट, 135 सीटें, DMK 31.64, 88 सीटें, INC 6.42, 8 सीटें। इस प्रकार प्रमुख सीटों का आपको विश्लेषण बताया गया। इसके अलावा IUML जिसको 0.73 और 1 सीटें मिले। अन्य दल जिसे 6.37 सीटें, कोई सीट नहीं, निर्दलीय 1.43, नोटा को 1.30%। तो हमारे देश में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें पार्टी को मिले गए वोट के अनुपात में कम या ज़्यादा सीटें हैं वो विधानसभा या लोकसभा में मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने संसदीय प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में पढ़ा है। इसको आपको समझना है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, ये आपका होमवर्क है। इसको अंडरलाइन करके आपको लिखना है। जो मैंने आपको बताया, अंडरलाइन साझा कराया है, उसको आपको लिखना है, उसको याद करना है, उसको समझना है। ये आपका बेटा होमवर्क है, इसको फिर कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।